दोस्तों, आज का एपिसोड एक सिंपल सवाल से शुरू होता है। आपकी थाली महंगी क्यों हो रही है? ना आपके खाने में इजाफा हुआ, ना आपकी इनकम अचानक बढ़ी, फिर भी हर महीने बजट जोर का झटका क्यों देता है? सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ चुपचाप महंगी होती जा रही है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है? हम इसका आदत डाल रहे हैं। क्योंकि क्या ये सिर्फ मार्केट की कहानी है या फिर ये ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है, जहां एक देश में जंग होती है और असर आपके किचन तक आता है, जहां समुंदर का टेम्परेचर बदलता है और आपकी रोटी महंगी हो जाती है, जहां सरकारी पॉलिसी का एक फैसला सीधा आपके घर का बजट बदल देता है। आज हम महंगाई को फील नहीं समझेंगे और सिस्टम को देखेंगे। और इस सिस्टम को डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आम आदमी को लगता है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या वाकई महंगाई इतनी बढ़ गई है या ये सिर्फ महसूस हो रहा है? और अगर बढ़ गई हैं तो पिछले साल के मुकाबले में कौन सी ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं? देखो अहमद, ये सिर्फ एहसास नहीं, ये हकीकत है। तो एवरी ईयर जनरली एक नॉमिनल कोर्स में एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसकी रेट बढ़ते रहती, लेकिन चंद ऐसे भी मौके रहते कि भाई सरकमस्टेंसेस, मतलब कभी कभी मानसून का ख़राब होना, कभी कभी ट्रांसपोर्ट में स्ट्राइक हो गया, ऐसे चीज़ों से जो है थोड़ा बहुत एसेंशियल कमोडिटीज़ के अप एंड डाउन होते रहते। लेकिन इस बार मसला अलग ही दिख रहा, क्योंकि आप लास्ट ईयर कंपेयर कर लो, इस बार अगर दूध ही कंपेयर कर लो, लीटर में एक एक शहर में एक एक हिसाब से लेके 2 रुपये से लेके 5 रुपये के ज़रिया डिफरेंसेस में दूध का रेट बढ़ गया आपका डेली जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और दाल का रेट में इजाफा हो गया, और चावल के रेट में भी इजाफा हुआ, गेहूं के रेट में इजाफा हुआ, और खाने का तेल, मतलब जो खाना बनाने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं वो तेल में भी जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। लास्ट ईयर अगर फ़र्ज़ करो 145 रुपये 130 रुपये के ज़रिए में आज 180-90 रुपये के भी डिफरेंस है। मतलब ब्रांड के हिसाब से आपको एक कम दाम में खाने वालों को भी 5 रुपये 6 रुपये का डिफरेंस दिख रहा। पर लीटर में कोई ख़रीदता, पर केजी में कोई ख़रीदता। तो एक्चुअली ये तो जो है ये, लेकिन अब ख़ास करके ये मूवमेंट में क्यों बढ़ रहे ऐसा, ये मेन मसला है। इसको कौन से वजूहत है? तो एसेंशियल कमोडिटीज़ का दाम बढ़ना नेचुरल कोर्स में कभी कभी सेवरल इश्यूज़ पे डिपेंड होकर रहता। लेकिन अब ख़ास करके सिर्फ आज मानसून एक ही नहीं, कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होके है, इसीलिए जो है आपका मंथली बजट में उसका इफ़ेक्ट, कॉमन मैन के मंथली बजट में उसमें, इसीलिए आप देखते जाइए क्या क्या बढ़े हुए हैं, कौन से तब्दीलात हुए हैं। तो उस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। अभी तो महंगाई है, महंगाई की डेन हमेशा रहती वो, तो उसमें थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा होते रहता, लेकिन इस बार थोड़ा जो है उसका असर बहुत ज़्यादा है। सर, एल नीनो और मौसम के बदलाव का हम अक्सर जिक्र सुनते हैं, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ख़ास करके किचन और राशन के दामों से क्या सीधा कनेक्शन है? तो अहमद देखो, ये एल नीनो मैं पहले ही जिक्र करा था, मौसम का हाल की वजह से भी जो है आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर उसका असर होता। अब ख़ास करके एल नीनो बोल के आप उसका मेंशन करे होने से, मतलब एल नीनो हर 2 साल 3 साल के बाद में, अब अपने को देखो 1982-83 में एल नीनो का इफेक्ट आया मौसम पे, 87 में, 1997, 98, 2002 में, 2009 में, 2015-16 में, और 23-24 में भी आया था। अब फिर अगेन 2026 में आ रहा। लेकिन ये तो रूटीन अफेयर में आपको दिख रहा, लेकिन इस बार ख़ास बात क्यों एल नीनो की जिक्र क्यों हो रही, तो इसके लिए एक वजह बता रहे। मतलब अभी तक जो स्टडीज़ हुए उसमें तो जी 1877 और 78 में जिस तरीक़े से जितना असर से जब एल नीनो का हुआ था, वो उतने सालों के बाद अब इस साल, क्योंकि आप देखें कभी भी इंडिया में मानसून पहुंचती है लास्ट वीक ऑफ में
फर्स्ट वीक ऑफ जून के तक केरला पहुंच जाती। उसके बाद में हैदराबाद में सेकंड वीक ऑफ जून या नहीं तो थर्ड वीक में जम के बारिश होना देखे। कभी कभी मौसम के असरात इधर उधर हुए तो थोड़ा सा, लेकिन अब जुलाई का महीना आप करीब सेकंड वीक भी हो गया, आपको थर्ड वीक में आप एंटर हो गए, हैदराबाद में बारिश है, कोई ज़ोरदार असरदार बारिश नहीं है ना। तो इसका मतलब है एल नीनो का इफेक्ट जो है इंडिया में। इसके वजह से होता क्या, आप हर फसल का सीज़न स्टार्ट होता जून में, तो जून के फर्स्ट वीक में किसान अपने जो है ज़मीन को जोत के उसके बाद में फसल डालना और पूरा जो सिस्टम है क्रॉपिंग सीज़न शुरू हो जाता। लेकिन अब कई जगहों पे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी क्रॉपिंग का मेन इंडिया में क्या है, वीट को लिए और पैडी के लिए दो मेन इंडिया वाले खाते, चावल और गेहूँ। बाकी के बाजरा वगैरह भी खाते हैं, मगर उसका परसेंटेज, खाने वाले का परसेंटेज कम है। ये दो मेन क्रॉप्स के ऊपर अब डिले हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और डिले के साथ साथ और भी रीजंस हैं, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिर्फ एल नीनो का क्योंकि 149 ईयर्स के बाद में उसका असर फिर अब इंडिया में, अगर ये असर कंटिन्यू हुआ तो इंडिया में जो है क्या बोलते हैं, ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल हो जाएंगे। ड्रॉट कंडीशन बोले तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्रॉप्स नहीं, नुकसान नहीं, आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि पानी की किल्लत हो जाती तो आगे नहीं बढ़ता। तो इसीलिए ये एल नीनो का तो ये भी असर हो जाएगा। तो जब फसल कम हो गई तो ऑटोमेटिकली एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट्स आपको बढ़ जाते। चावल अगर कम पीका इस साल तो फिर ज़रूरत के मन के लोग ज़्यादा रहते, खाने वाला ज़्यादा रहता, उगाने वाला कम हो गया, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ जाते। अभी तक तो एक प्रिवेल होके है। एल नीनो के बाद में अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू हुआ तो इस साल फसल देर हो जाएगा। कई एरियाज़ में जो है फसल नहीं उगाते वो लोग, तो उसके वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका असर पूरा फिर आपको कब दिखेगा, नवंबर दिसंबर में, जब और रेट बढ़ने का अंदेशा रहता। तो इसीलिए अब जो है ये मौसम का एक खासकर अपन और दिगर फैक्टर्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ एल नीनो का क्यों, एल नीनो के लिए क्यों इस बार इतना से तवज्जो दे रहे पूरे लोग, क्योंकि 149 ईयर्स के बाद में उसका इम्पैक्ट उसी इम्पैक्ट से आया बोल के अब ये जो साइंटिस्टों का और ये ऑब्जर्वर्स का मानना है। सर, ईरान इजराइल के तनाव या गल्फ में जंग का भारत के घर के खर्चे से क्या रिश्ता है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कैसे एक चेन रिएक्शन होता है जो हर चीज़ को महंगा बना देता है? देखो, मैं ना पहले जंग के बारे में बात करेंगे जी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से कई चीज़ें अपने को जो है इंपोर्ट होते हैं। उसमें सबसे पहला अव्वल नंबर जो है तेल है जी, और उसी के साथ साथ जो तेल क्रूड ऑयल से रिलेटेड और थोड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें चंद प्रोडक्ट्स अपने पास फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूटिलाइज होते हैं। तो अब आपको जंग के वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो किसान यूज़ करता अपने फसल के लिए खाद मतलब फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो मतलब किसान का जो फसल का खर्चा है, सपोज 100 रुपये रहे तो जंग के वजह से वो 150, 175 रुपये, 130 रुपये के दरमियान, मतलब एक 10, 15, 20, 30% इंक्रीज हो गया। तो अब किसान भी अपना प्रोडक्ट जो है, जो भी फसल हुआ उसको थोड़ा दाम बढ़ा करके ही बेचेंगे। उसके बाद में उसका चेन वहाँ से गया होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद प्रोसेसर के बाद रिटेलर के आए तक, पूरे कमीशन ट्रांसपोर्टेशन पूरा होके आपको 100%। वहाँ के अगर 30% बोले तो सपोज आप 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद रहे तो आपको ऑलरेडी वो 100 रुपये का चीज़ आपको 130 रुपये हो जाएगा। तो वहाँ पे का 30% का इफेक्ट ऑटोमेटिकली स्ट्राइट अवे आप तक आएगा। कभी कभी उसको मल्टीप्लाई होकर 60% होता, कभी कभी 130 में ही मिलेगा, मतलब 31 रुपये 35 रुपये का आपका इजाफा आपके हर चीज़ में जो भी खरीदे। और किसान के रिलेटेड पर आप शक्कर खरीदो तो किसान का रिलेटेड है, गेहूँ खरीदो तो किसान है, चावल खरीदो तो किसान है, जैसा कि जितना बाजरा खरीदो और जो भी रिलेटेड है। इवन तेल अगर बनाना है, आप सनफ्लावर ऑयल खरीद रहे तो सूरजमुखी का फसल उगता, उसमें से जो है उसके बीज से ही आपको सनफ्लावर का ऑयल निकलता। तो ये पूरा जो है नॉर्थ में कई एरियाज़ में सूरजमुखी का फसल लगाते उससे, और बाद में मस्टर्ड ऑयल जो बोलते सरसों का तेल।
तो ये पूरा पूरा किसके ऊपर रिलेटेड है? किसान के ऊपर रिलेटेड है। तो अब किसान को मेन होने की चीज़ें फर्टिलाइजर्स उसको नहीं मिल रहा, और दूसरा चीज़ के ये पूरा कौन सा भी दुनिया चलना है, दुनिया तेल के ऊपर बुनियाद है, तेल के बुनियाद पे ही दुनिया जी, चलती जी। है ना भाई। जी हाँ। तो आपका स्कूटर निकालो चलाओ, आपका टू व्हीलर निकालो चलाओ, तो आपको तेल होना है। तेल तो अब महंगा हो गया इंडिया में, आपको जून में 4 बार बढ़ा दिए। फिर अब जो है जंग चालू हो गई, अब ब्रेंट क्रूड का जो है 85 से लेके 90 के बीच में बैरल का रेट इधर उधर हो रहा। अब वो 100 रुपये क्रॉस होता बोल के फिर बोल रहे। तो लास्ट टाइम 110 112 रुपये तक जी, भी गया जी। था। तो और भी बढ़ने का चांसेस है। तो हुकूमत आपके ऊपर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स डालने वाली है। टैक्स का मतलब यही है, अब वो टैक्स इमीडिएट डायरेक्ट नहीं पड़े, जैसा 2.5-2 रुपये जो है अभी वो कस्टम्स ड्यूटी जो भी है कंपनीज के ऊपर ये करी थी। अब मगर ये कितने दिन तक, चंद दिन उधर वैसा करके फिर चंद दिनों के बाद आपके ऊपर वो बोझ आ जाता। तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया बोले तो आपको चीज़ घर तक पहुँचे तक ट्रांसपोर्टेशन का चेन रिएक्शन, ये आप पूछे थे ना, यही चेन जी, जी, रिएक्शन जी। है। मानसून से लेके मतलब कुदरत से लेके नीचे तक आप नीचे तक आपके किचन में सामान आपके पहुंचे किचन तक को पहुँचे तक ये पूरे चीज़ें चेन इसमें रिएक्शन। इन्वॉल्व, चेन जी। रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें। तो अब इसमें और भी, और हुकूमत की तरफ से क्या होते वो आगे बात करेंगे अपन। ये मेनली तो इसमें जंग का असर है, मौसम का असर है। जो जंग के असर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट हो गया, मौसम के असर से फसल इम्पैक्ट हो गया। तो आपकी बर्तन में आपकी थाली महंगी होती जा रही है, ये रिलेशन है। सर, भारत कभी चावल, चीनी या प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है। ये फैसले आखिर किस बुनियाद पर लिए जाते हैं और आम आदमी के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं या फिर नुकसानदायक? जिसमें दो चीज़ें, एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल। जी। मतलब सपोज आपसे इंडिया से प्याज, आलू, चावल में जो है फाइन वेराइटी, बासमती, सोना दावत मसूरी जो वगैरह, भी बासमती अलग-अलग। वगैरह जी। पूरा जाते रहते हैं। तो और शक्कर भी थोड़े एरियाज में जाते हैं, थोड़े कभी कभी इंपोर्ट भी करना पड़ता है। शक्कर का वो थोड़ा सा डिफरेंस है। चावल ये चीज़ें जो है ज़्यादा इंपोर्ट में एक्सपोर्ट होते हो। कंट्रोल इस वास्ते करता कि जब मैं बोला था ना मौसम की वजह से फसल कम हो गई, आपका इनटेक बोले तो लोकल कंजम्पशन, सपोज 100 टन पूरे इंडिया में लोगों की ज़रूरत पूरे करती, जी। तो अगर 100 टन से भी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मिलता। अगर आपके पास फसल ही 90 टन का हो गया तो अब एक्सपोर्ट कर दिए तो फिर आप खाते क्या लोग यहाँ पे, उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसीलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिकार कहाँ से जो है फसल जो खरीद के गोडाउन्स में रखते हैं कि फूड सिक्योरिटी कभी भी किल्लत आ गई तो लोगों को उसके ज़रिए, अब जैसा कि अभी रेशन के चावल वगैरह जो तकसीम होती ना, तो ये किससे होते, ये पूरे यहाँ पे पहले किसान उगाने के बाद में, हार्वेस्ट होने के बाद में, हार्वेस्टिंग सीजन में पूरा प्रोक्योर मतलब खरीद लेती गवर्नमेंट, लेके जाके उसको गोडाउन्स में जिसको ज़रूरत है उसको जो है कोल्ड स्टोरेज में रखते, बाकी की जो ज़रूरत है नॉर्मल इस पर स्टोर करके रख के उसमें से जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये पूरा चावल गेहूँ वगैरह सप्लाई होते रहता जो भी एलिजिबल लोगों को। बाकी के लोगों को जो है एक सर्टेन पीरियड प्रोक्योरमेंट 100 टन में अगर ज़रूरत 100 टन है, उसमें गवर्नमेंट जो है अगर 60% प्रोक्योर कर ली तो बाकी के 40% जो ओपन मार्केट में छोड़ते वो अपने को सुपर मार्केट में वगैरह वगैरह जिसको एलिजिबल नहीं है रेशन, वो लोग बाहर खरीदते। ये एक सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम में से जो है उसमें ही चंद्रों की यही मेलर्स क्या करते, उसमें से परमिशन मिला तो एक्सपोर्ट करते, जब यहीं घाटा हो गया तो एक्सपोर्ट का परमिशन पे रोक देती वहाँ पे। तो इसी तरह अब लेकिन इसीलिए देखो ये जंग शुरू होने के बाद में बासमती का राइस अपने को थोड़ा सस्ते से मिल रहा था, आलू सस्ता मिल रहा था, प्याज सस्ता मिल रहा था। लेकिन अब आज के लास्ट टाइम पे अपन बात करे थे ना आलू क्यों सस्ता मिल रहा बोल के, अब देखो फिर ऑटोमेटिकली फिर प्याज 100 रुपये में आपको 8 किलो 7 किलो प्याज मिल रहे, सो 3 किलो भी मिलना मुश्किल हो गया। मतलब प्याज का फसल का सीज़न भी कम हो गया, बारिश हो गई। फिर अगर बारिश का मतलब ये तो सीज़न में नहीं होता, उसके बाद बारिश तो कम है लेकिन ये सीज़न में ज़्यादा प्याज नहीं उगाते किसान, जितना तक मेरा नॉलेज है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट सीज़न में आएगा, तो इसीलिए अब प्याज का दाम बढ़ते जा रहा। बीच में टमाटरों का जो है एकदम सस्ता हो गया था, 100 रुपये में 10 किलो भी खरीदे आप, फिर उसका भी स्लोली रेट बढ़ते जा रहा। तो ये पूरा सीज़न के ऊपर डिपेंड रहता। इसी तरह जो है एक्सपोर्ट में भी जाने को, लेकिन अब क्या हुआ, ये जंग के वजह से अपना कई प्याज वगैरह सब मिडिल ईस्ट को जाता था,
अभी जंग के वजह से प्याज रुक गया था, लेकिन अब फसल भी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे भी रेट बढ़ रहे हैं। पहले नहीं जा रहा बोल के अपने को सस्ते में मिल रहा था, अब यहाँ ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ पे डिमांड है मगर अब सप्लाई नहीं है, तो प्याज का रेट। तो ये पूरा डिपेंड होके गवर्नमेंट क्या मार्केट इन्वेंशन, गवर्नमेंट इन्वेंट करके इंटरवीन होके नहीं बस फसल कम है, एक्सपोर्ट बैन है, कंट्रोल कर देती। तो इसी तरह ये किसी लिए बोले तो यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के शहरी के वेलफेयर मतलब उसके सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए ये डिसीशंस लेते रहते हैं। तो आमतौर पर सरकार कितने सालों का अनाज स्टॉक रखती है सर? वो जनरली वो उतना मेरे को कितने साल बोलकर नहीं, जनरली क्योंकि सीजन्स के हिसाब से ये सीजन में सपोज 100 टन अब आप ले लिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अदर से 100 टन हमारा, नेक्स्ट इमीडिएट सीजन आया तो इसमें से कितना खर्चा हो गया और कितना स्टोरेज में है, तो ये मार्केट को रिलीज करके फिर उतने ही लेवल पे लेके आके स्टॉक वहाँ पे रखती। मतलब कम से कम आप 1, 2, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, तो तकरीबन 6-7 महीने लोग आ तो भूखे नहीं मरना। अच्छा। उसमें डिफरेंट गेहूं का परसेंटेज इतना रहता, बाजरे का परसेंटेज इतना रहता, चावल का परसेंटेज इतना रहता, वो परसेंटेज के हिसाब से 3 से लेके 6, 6 से लेके 8 सिचुएशन डिपेंड होता। अब एल नीनो का इफेक्ट आ रहा, अब यहाँ पे है सो ऑलमोस्ट फसल देर हो गया तो स्टॉक इधर कम हो जाता, स्टोर करे सो, तो वो हिसाब से जो है नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा लेने के वास्ते। अब इससे पहले क्या होता था, हमारे पास खरीद नहीं रहे लोग, किसान रोड पे आके गड़बड़ कर रहा, चावल रोड पे डाल के धरना देना, प्रोटेस्ट देना, मतलब उसके मार पूरे गोडाउन्स भरे हुए, हुकूमत जितना खरीदना चाह रही थी उतना खरीद रही है और भी फिर भी ज़्यादा हो गया फसल, तो वैसा भी दिक्कत है। अब बिल्कुल कम हो गया तो गोडाउन खाली हो जाता, तो फिर प्राइवेट मार्केट में नहीं आता, इमीडिएटली मैक्सिमम परसेंटेज जो है गवर्नमेंट प्रोक्योर कर देती, तो प्रोक्योर करके बिल्कुल खरीद आ रहा, तो फिर उसमें से लोगों के वास्ते भी फिर मतलब इंडियन कंजम्पशन के वास्ते भी वहाँ से रिलीज करके मार्केट स्टेबलिश करते रहती। ये सिस्टम रहता है। तो इसीलिए रोक दी बोले तो कोई दूसरे रीजंस नहीं रहते, ओनली डोमेस्टिक रीजंस में डोमेस्टिक का हाल देख के, डोमेस्टिक मतलब घरेलू हाल, घर में चावल है नहीं है, कम पड़ते तो बाहर नहीं देते, बाजू पड़ोसन को और दूसरों को नहीं देती ये चीज़। ओके सर, क्या महंगाई की वजह सिर्फ बाहरी तब्दीलियां हैं या फिर देश के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दाम बढ़ा रहे हैं, और अगर ग्लोबल तनाव और मौसमी असर ऐसे ही चलते रहें तो अगले 6 महीनों में एक आम आदमी को किस तरह की महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और साथ ही इस सिचुएशन में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, एक तो अपन मौसम का हाल के बारे में डिस्कस करें, एल नीनो का इफेक्ट है और मौसम का इफेक्ट, और अब ये जंग के आसार के वजह से भी जो है महंगाई हो रही, और तो आप इंटरनल फैक्टर्स जो भी बोल रहे बोलते, तो नेचुरली बिजनेस कोई चीज़ की जो है डिमांड बढ़ रही बोले तो उसका होर्डिंग मतलब छुपा देना, रेट बढ़ा के बेच देना, एक मार्केट में होते रहता। जब गवर्नमेंट इंटरवीन होके जाके छापे मार के जो भी गोडाउन में मतलब ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर गवर्नमेंट, ये एक सिस्टम चलते रहता। जब भी कोई भी चीज़ की जो है कमी हो गई तो ऑटोमेटिकली पूरे बिजनेसमैन्स जो भी है ये व्यापारदारा उसके ऊपर हो जाते, कमीशन एजेंट्स वगैरह वगैरह, पूरा सिस्टम में जो भी है फ़ायदा उठाना चाह रहा वो तो होता, वो तो रूटीन फिनोमिना है, वो होते रहता वो। तो ये, और गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन होती, छापे मारते, पकड़े गए, चावल यहाँ से उठाए, शक्कर वहाँ से उठाए, ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, यहाँ पे यहाँ होर्डिंग होता, वो गोडाउन ये होता, ये रहता। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ भी, कोई चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से, तो उसमें कौन से मायदे कर रहे, कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे, उसमें क्या तब्दीलियाँ, ये पूरे डिपेंड होकर रहता। पहली बात यह है, अगर जंग ज़्यादा दिन चला तो उसका असर भी आपके ऊपर होगा, कॉमन मैन के ऊपर, और मौसम का इफेक्ट भी होएगा। आप एक फ़र्ज़ करके पूरे देखते हुए अगर सिचुएशन को आप एसेस करें तो आप इमिडिएटली ये कंक्लूजन को आ जाना कि भाई आने वाले 6-7 महीने जो भी है, मतलब नेक्स्ट सीज़न तक जी,
अगर अब बारिश नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट ईयर ही होती, मगर बीच में तो बारिश नहीं होती ना, जी। कोई तूफान वगैरह आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो वो होते उसको तो आप काउंट भी नहीं कर सकते, उससे तबाही भी हो सकती, फ़ायदा भी हो सकता, नुकसान भी हो सकता उससे। तो अब सीज़न में जो बारिश होती है उससे फसल जो है नॉर्मल स्टेज पे होती। तो अब ये सीज़न में नहीं हुआ और डिले हो गया, अभी डिले हो गया एक्चुअली। मैक्सिमम लोग जुलाई एंड तक बहुत सारे लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। अगर अगस्त फर्स्ट वीक भी क्रॉस हो गया बोले तो किसान हिम्मत नहीं करता, क्योंकि नवंबर में डिप्रेशन तूफान की डर रहती। फसल जब अगर हाथ को नहीं आया तो फसल नुकसान हो जाता, तो किसान हिम्मत नहीं कर सकता, खास करके कोस्टल एरियाज में जितने भी है, क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट ज़्यादा कोस्टल जहाँ पे भी है, और जो भी फर्टाइल लैंड्स है पूरे कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रहते मेजॉरिटी इसमें। तो इसीलिए जो है ये लोग अगर जुलाई से भी और हो गया अगस्त फर्स्ट वीक तक भी अच्छी बारिश नहीं हुई तो समझो ये सीज़न चले गया। सीज़न चले गया बोले तो पूरे चीज़ों में आपको तरकारी रहो, ये चावल, गेहूँ, ये 3 चीज़ों में बहुत बड़ा असर दिखने वाला है। तो और उसके साथ में तेल वगैरह, तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि भाई बचत कर लेना, दूसरे शॉपिंग मत करना है, जो भी पैसे बचाए बचा रख के खाना के चीज़ें खरीदने के लिए तैयार अभी से रहना है, ये मेन चीज़ है। तो इसको हटके, क्योंकि जंग की इमीडिएट बंद होने के आसार तो नहीं दिख रहे, नेगोशिएशन, उसके साथ साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं 2, एल नीनो क्या होता अभी फाइनल नहीं है, तो बारिश कब कंप्लीट भरपूर बारिश होती है उसका ये नहीं है। तो कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं, सिर्फ हुकूमत के हाथ में है। सो क्या है, ये एग्रीमेंट्स में देर करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में कुछ ढील देना, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता। और गवर्नमेंट के पास जो भी फसल जो ऑलरेडी लेके रखे फूड सिक्योरिटी के तहत, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने, मगर पूरा एक सीज़न में अगर फसल ही नहीं उगा तो जी हाँ, तो हालत बिल्कुल गंभीर हो जाती है ना। तो इसीलिए अब लोग जो है जितना भी है बचत करे, उसको संभाल के रख लो पैसे, क्योंकि आपका तो किचन का बजट तो बढ़ने वाला है, और आइंदा जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे तो थोड़ा सोच समझ के जो है थोड़ा हाथ को क्या बोलते हो, तंगी वंगी कुछ बोलते रहते ना, वो तंग करके चलना। हाँ, तंग हाथ से छोटा करके कुछ इस्तेमाल करना बोलते ना, उसी तरह रहे तो थोड़ा सा सेफ रहते, बजट थोड़ा बचेंगे। नहीं बोले तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये तो अपन खाली वहाँ 6 से 8 महीने का सिचुएशन एसेस कर रहे हैं, उसके बाद और सिचुएशन क्या ड्रास्टिक होने वाला है नहीं समझ सकते ना। तो इसीलिए अभी तो ये सीज़न का भी मैक्सिमम 15-20 दिन का है। अल्लाह चाहे बाय द गॉड ग्रेस अच्छी बारिश हो गई, फिर फसल शुरू कर दिए, थोड़ा 15-20 दिन का देर होता, मतलब फसल काटने वगैरह में मैक्सिमम 1 मंथ डिले होगा। लेकिन अगस्त मिड ऑफ द अगस्त चले गए तो किसान जो है हिम्मत नहीं कर सकता फसल उगाने के लिए। अगर मेरे तजुर्बे में जो देखा हूँ वो बोल रहा हूँ, और थोड़े लोग दूसरे भी रीजंस बता सकते हैं, मगर ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सर, आज आप सिर्फ महंगाई को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि सिस्टम को समझाया जहाँ से ये पैदा होती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज एक बात बिल्कुल साफ हो जा रही है कि महंगाई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल बदलते मौसम का, सिग्नल बदलते टेंशन का, सिग्नल इकोनॉमिक डिसीजंस का। और शायद इसीलिए आम आदमी महंगा सिर्फ सामान नहीं खरीद रहा, आम आदमी महंगा सिर्फ सामान ही नहीं खरीद रहा, बल्कि वो सिस्टम की कॉस्ट चुका रहा है। अगली बार जब आप बाज़ार जाएंगे और दुकान वाला ये कहें कि साहब दाम बढ़ गए हैं, तो शायद आप सिर्फ सर हिलाकर नहीं कहेंगे, बल्कि आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा कि वाकई दाम बढ़े हैं या सिस्टम फेल हुआ है। यही फ़र्क है न्यूज़ देखने और न्यूज़ समझने में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद, और आप देख रहे थे द कैंडिड टॉक्स। अगर आज की बात में आपको झटका दिया है तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसे डिस्कशन बनाइए, क्योंकि जब आवाम समझती है तो सिस्टम बदलता है। फिर मिलेंगे एक और सच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।